बहुत बड़ा खुलासा कि ये मौलवी इरफान ये जैश से जुड़ा हुआ था, नंगरहार में ये बातचीत करता था और इसी ने इन सभी व्हाइट कॉलर टेररिस्ट को तैयार किया। ये सारे स्टूडेंट्स थे, मेडिकल स्टूडेंट्स, जिनको ये रेडिकलाइज कर रहा था। आनंद, ये बड़ी ही रोचक कहानी है और सनसनीखेज भी है, क्योंकि जो है कल शाम जब दिल्ली में लाल किले के पास ये जो कार में ब्लास्ट करवाया गया वो फिदायीन अटैक था, उसके बाद जो है जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है जब इसकी तह में गई तो पता ये चला कि ये ऑलरेडी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो ये आखिरी कड़ी थी, ये डॉक्टर जिसने कि कल फिदायीन अटैक को अंजाम दिया। अगर आप देखें, अगर इसकी कड़ियां हम जोड़ते जाएं, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया भी, इसकी शुरुआत 18 अक्टूबर को हो गई थी। 18 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगाम इलाके में पोस्टरबाजी हुई। यह जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए थोड़ा अनयूजुअल उन्हें लगा, क्योंकि 2019 में जब आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया गया था उसके बाद से पोस्टरबाजी का सिलसिला रुक गया था। थोड़ी बहुत पोस्टरबाजी होती थी, वो 5 अगस्त के आसपास होती थी, जिस दिन आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया गया था, वो भी डाउनटाउन में। लेकिन नौगाम में हुआ, इस पर पुलिस की जो है उसको लगा कि कुछ अनयूजुअल है। फिर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अगुवाई में एक हाई लेवल मीटिंग हुई पुलिस अधिकारियों के साथ, जिसमें यह हुआ कि इसकी तह में जाया जाए। जब इसकी तह में पुलिस उसने जाना शुरू किया, 19 अक्टूबर को इसमें FIR दर्ज की गई अज्ञात लोगों के सामने। पूरे CCTV फुटेज जो है सो नौगाम इलाके के खंगाले गए। उसमें यह पता चला कि 3 युवक जो है वह पोस्टरबाजी कर रहे थे। उन 3 युवकों तक जो है पुलिस पहुंची, जो कि नौगाम इलाके के ही रहने वाले थे। उन्होंने ये बताया कि ये जो है उन्होंने एक मौलवी के इशारे पर किया है। ये जो 3 युवक इसमें शामिल थे उनके नाम थे आरिफ निसार, यासिर और मकसूद अहमद। इन तीनों ने ये जानकारी दी कि उन्होंने एक मौलवी के कहने पर, जो कि श्रीनगर के बाहरी हिस्से में एक मस्जिद का इमाम था, उन्होंने यह हरकत की थी। जब मौलवी तक पुलिस पहुंची तो उसने ये बताया कि उसने अपने पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर यह कार्रवाई करवाई, इन लड़कों को जरिए उनको पैसे देकर। इनसे पहले 2019 में जब आर्टिकल 370 एबॉलिश हुआ आनंद, और आपको पता होगा कि पहले पत्थरबाजी किस तरीके से कश्मीर वैली में होती थी, ये मौलवी पैसे देकर 500 से 600 रुपए पर डे पत्थरबाजी करवाता था इन युवकों के जरिए। जब उसकी कड़ाई से पूछताछ हुई तो उस मौलवी ने 2 लोगों का नाम लिया जिनके साथ वो काफी करीबी संपर्क में था। वह जो नाम जो था वह जो है पुलिस के लिए बहुत सनसनीखेज था, क्योंकि जो सूपिया के इस मौलवी ने जिन 2 लोगों का नाम लिया उसमें जो है एक नाम जो है डॉक्टर आदिल का था। इसने जो है अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की थी और वहीं पर ये रेजिडेंट भी रहा था। उसने एक और शख्स का नाम लिया था जो कि बगल के एक गांधीनगर इलाके का रहने वाला था। वहां से उसको पुलिस ने पकड़ा। फिर जब आदिल की खोज में गई तो पता चला कि वह सहारनपुर से निकल चुका, वह अनंतनाग से निकल चुका है और सहारनपुर में नौकरी कर रहा है। यूपी ATS की मदद लेकर सहारनपुर से इस डॉक्टर आदिल को उठाया गया। जब डॉक्टर आदिल से कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने डॉक्टर मुजम्मिल का नाम लिया। डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का पढ़ा हुआ, वहां से MBBS किया था। जब डॉक्टर मुजम्मिल की खोज में जब पुलिस निकली, जम्मू कश्मीर पुलिस, तो उसका पता चला कि वह फरीदाबाद में रह रहा है, हरियाणा के, और वहां की एक यूनिवर्सिटी में वह जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर वो नौकरी कर रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल को जब उठाया पुलिस ने तो फिर इस साजिश की और परतें खुली। मुजम्मिल ने बताया कि किस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो जॉब करती है, जो कि मूलतः लखनऊ की रहने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी इंडोक्ट्रिनेटेड है और उसकी साजिश में शामिल है। और उसके इशारे पर उसने उस AK-47 राइफल को अपने पास छुपा के रखा है, जिसको कि ये लोग आतंकी वारदात में इस्तेमाल करने वाले थे। मुजम्मिल से आगे और जब पूछताछ हुई तो उसने यूनिवर्सिटी के बाहर उस घर के बारे में जानकारी दी, जहां पर कि उसने बड़े पैमाने पर विस्फोटक 358 किलोग्राम एक्सप्लोसिव छुपा के रखा था। लेकिन आनंद, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। मुजम्मिल ने आगे यह भी जानकारी दी कि न सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहिद सईद इस साजिश में शामिल थी, बल्कि मेवात का एक और व्यक्ति जो कि उसी तरीके से जो है जिहादी गतिविधियों में शामिल था, जैसे कि जो है मुजम्मिल शामिल था, उसको जो है इश्तियाक के ठिकाने पर जब वही फतेहपुर में उसका घर था, जहां ये 2500 से ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी 88 बोरे पुलिस सन्न रह गई। आप सोचिए, 88 बोरे में 2500 किलोग्राम से ज्यादा एक्सप्लोसिव। उसके बाद से इन तीनों ही डॉक्टर को एक साथ बिठाकर जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूछताछ की, तब डॉक्टर उमर के बारे में पता चला। डॉक्टर उमर पर हाथ डालने ही जा रही थी,
तब तक जो है डॉक्टर उमर को यह पता चल गया कि उसके इतने सारे साथी पकड़े जा चुके हैं, यानी अब वो किसी भी वक्त पकड़ा जाएगा। और ऐसे में उसने जो है फरीदाबाद से जो है सो एक्सप्लोसिव उठाया और इस तरीके से फिदायीन अटैक करके कल जो है जो लाल किला इलाका है उसमें जो है विजय जी, अब धीरे धीरे आप, क्योंकि आपने सारी परतें खोल दी हैं, 17-18 अक्टूबर को ये पोस्टर लगाए गए थे। अमूमन ये होता है कि ये पोस्टर लगाए जाते हैं, लगाकर इनकी फोटो ली जाती है और ये इनके हैंडलर्स को जैश में भेज दिया जाता है और ये पोस्टर हटा दिए जाते हैं, लेकिन ये पोस्टर हटाया नहीं गया। ये मौलवी इरफान, अब ये खबर भी है कि ये इरफान पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पैरामेडिक हुआ करता था और ये उस टाइम का है जब ये सारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे उसके, आदिल, मुजम्मिल और ये उमर, ये लोग उसके स्टूडेंट हुआ करते थे और इसीलिए ये उनसे तब से संपर्क में है। उसके बाद ये मौलवी बनकर इस मस्जिद में बैठा जहां इन्होंने इसको भी रेडिकलाइज किया और ये व्यक्ति जैश से संपर्क में था, इसकी भी ये बात भी अब सामने आई है। ब्रजेश जी, जी हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बड़ी क्लियरली एस्टेब्लिश हुआ है कि ये मौलवी इरफान जो है, जो मूल तौर पर शूपिया का रहने वाला है, वह पाकिस्तान बेस्ड अपने हैंडलर्स के लगातार संपर्क में था। और आपको ध्यान होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान में न सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उन आतंकियों के ठिकानों को जिन्होंने कि पहलगाम में धार्मिक आधार पर चुन चुन कर जो है वहां पर पर्यटकों को मारा था, उसके बाद से ही न सिर्फ वहां के जो जैसे आतंकी ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मसूद अजहर की, वह जो एक तरह से पैदाइश ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मौलाना मसूद अजहर के अपने परिवार के लोग मारे गए थे, वो बिलबिला रहा था। साथ में पाकिस्तान की भी नाक कटी थी, क्योंकि ये क्लियरली जो है भारत ने जिस तरीके से सक्सेसफुली ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, ये सब मिलजुल कर इस कोशिश में लगे हुए थे कि कैसे भारत में फिर से बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाए। इसीलिए बाकायदा जो है ये रेडिकलाइज्ड युवाओं का ये ग्रुप इकट्ठा किया गया। और सबसे सरप्राइजिंग आनंद जी ये कि पहले माना जाता था कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, गरीब हैं, उनको जो है रेडिकलाइज करना आसान होता है। लेकिन अगर आप इस कॉन्स्पिरेसी में देखें जिसमें कि इतने 2500 किलोग्राम से ज्यादा एक्सप्लोसिव, आप इमेजिन करिए अगर ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो पूरे भारत को दहलाने की तैयारी थी। ये कितने सैकड़ों लोगों की ये जान ले सकते थे, सारे के सारे डॉक्टर्स थे, सारे की एलिमेंट्स। और अब मेल डॉक्टर्स छोड़िए, लखनऊ की फीमेल डॉक्टर, यह जो है एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में जो आतंक है उसको दो तीन बातें सामने आई हैं कि ये शाहीना जिस तरह से फैसिलिटेटर थी और रेडिकलाइज थी, कुछ दिन पहले मसूद अजहर ने यह बात कही थी कि महिलाओं को रेडिकलाइजेशन, फंड कलेक्शन और ग्रूमिंग, इसमें साथ देने की आवश्यकता है और फैसिलिटेशन में साथ देने की आवश्यकता है। और भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर और अलग अलग इलाकों में ऐसी महिलाओं को आइडेंटिफाई करना और जो कि ये काम कर सकें, ये भी उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है। रौफ असगर की भी बात सामने आई है कि दिल्ली में कारनामा करने के लिए हम तैयार हैं, ऐसी कुछ बात वो कर रहा है कुछ दिन पहले। और ये व्यक्ति इरफान, ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी वीओआईपी से नंगरहार में एक हैंडलर से संपर्क में था, ये डिटेल सामने आई है। साथ ही टेलीग्राम और थ्रीमा जैसे हैंडल जो कि एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स है, उसका प्रयोग करता था इनको रेडिकलाइज्ड इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। बहुत सारी खबरें सामने आई है, बहुत सारे डिटेल्स सामने आए हैं।